दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम झूमिंग कृषि पढ़ेंगे। ये सीक्वेंसली जितने भी वीडियो चल रहे हैं उन्हीं से ये अगला क्रम है। लगभग क्लास नंबर 27 पे है ये। तो झूमिंग कृषि से आगे का चैप्टर देखेंगे। इससे संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं। झूम कृषि जो है एक स्थानांतरित कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन पद्धति है। यह कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लगभग 10 से अधिक राज्यों में है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 10 से अधिक राज्यों में अपनाई जाती है। अगला पॉइंट है झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोंडू, मध्य प्रदेश में बेवर, पेंडा, मासा नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काट कर जला कर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर सही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। झूमिंग अथवा पैडा जो पद्धति है वो क्या है? तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, फिर उन्हीं पे खेती करना, ये एक झूमिंग पद्धति है ना। व्याख्या देख लेते हैं। झूम एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान पर उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है ना। शिफ्ट कर जाते हैं। झूम है तो क्या है? एक प्रकार का ये कृषि की पद्धति है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झूम किसे कहते हैं? तो ये एक खेती की पद्धति है, उसको झूम कहते हैं। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है तो कहाँ तक है? ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में यह अधिक प्रचलित है। असम में पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों द्वारा झूम कृषि व्यवहृत है, मतलब बड़े क्षेत्र में है। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो ये असम और बिहार की समस्या है चलवासी कृषि। चलवासी मतलब चल चल के कृषि करना है ना, झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे देखते हैं। यहाँ पे किस जगह पे कौन सी स्थानांतरित खेती की जाती है तो ये बताया गया है। तो हमने अभी देखा था कि ये देखिए पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे कुंवारी की जाती है। और ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है इसको क्या कहते हैं? वालतारे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कहते हैं ना, उत्तर पूर्वी भारत में। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहिया है ना। तो इसका इस तरह डी का वन यहीं पे है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या की गई है। पश्चिमी घाट पे कुंवारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डहिया या डाहिया। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में इसे झूम, ओडिशा में पोंडू, डावी, कोमन या व्रंगा, पश्चिम घाट में कुंवारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वात्रा या वालत्रे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेंडा, बेवर या डाहिया नाम से व्याख्यात है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो पोंडू ओडिशा ठीक है, मासा हिमाचल लिखा है, ये सुमेलित नहीं है। पूनम केरल, झूम असम। तो ये जो मासा है ये केरल हिमाचल प्रदेश नहीं है। जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाए, अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए, इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न राज्यों में निम्न नाम से जाना जाता है। पोंडू ओडिशा, पूनम केरल, झूम असम, मासा या मसान मध्य प्रदेश की स्थानांतरण कृषि है, न कि हिमाचल प्रदेश की। अब देखते हैं कृषि के विविध आयाम है उसको देखते हैं। इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हैं वो देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 315.7 मिलियन टन तक
अनुमानित है। भारत में वर्ष 2021-22 में चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन जो है 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 50.9 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 27.7 मिलियन टन रहा है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77% यानी कि 7% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राज्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश 12.37% का दूसरा, पंजाब 8.94% का तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा एक मिशन मोड अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र कला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण का काम करता है। वर्ष 2021-22 यानी कि थर्ड AE में के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात। मक्का का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? जियामेज, या एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु पद्धतियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी यानी क्वीन ऑफ क्रल्स कहा जाता है। मक्का एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड यानी कि स्टार्च पाउडर और डेक्सट्रन यानी कि सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली पेय यथा कॉर्न और विस्की या काउइम यानी कि ब्राज़ील में जो एक बियर है आदि भी तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 से लेकर 150 दिन तक होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि जो है 80 से 105 दिन के मध्य है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में मक्के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 मक्का की आनुवंशिक परिवर्तन उच्च किस्में हैं। भागीरथी नदी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं सदी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे जिन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सल के उपनाम दिए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 16,161.97 हजार टन है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग पछेता, झुलसा है। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आगे देखते हैं। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट का उपयोग दोमट मिट्टी से पैदा होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य बिहार, असम, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश हैं। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। आंध्र प्रदेश मेस्ता जूट की एक किस्म है, मेस्ता, जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल 0.52 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद क्रमशः असम,
बिहार आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। केसर का यानी कि सैफरॉन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन है, ईरान है, ग्रीस है, इटली है। इनको आप मैप पे लोकेट कर लेंगे। वर्ष 2020-21 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हुआ है। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए सब पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। वर्ष 21-22 के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हैं। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा तमिलनाडु का स्थान है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु, यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां बेंगालोरा यानी तोतापरी, नीलम, आम्रपाली एवं दशहरी 51 है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। ललित एवं बनारसी अमरूद की उन्नत किस्में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस, लखनऊ में अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस फिल्म में संस्कृत की गई है। आंवला के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इनकी उन्नत किस्में हैं। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना जो भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी कोदा का निर्यात जापान को किया जाता रहा है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका उपयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य चारा दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की एक खाद का प्रयोग करने में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी, उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें हैं चावल, गेहूँ, दलहन। इसके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों को भी इनमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी है। आगे देखते हैं राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं मत्स्य पालन में। आंध्रा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। आगे अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश में ताजे फल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्र मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ वनस्पति जाति और प्राणी जाति की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलहाते हरे वनों, विविधतापूर्ण वन्य जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है।
इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और आर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे यह क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना, या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रसायनों का उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाती है। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मनी बोरलॉन्ग के नाम पर दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नावली है, वो देख लेते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है कैसा है? नीला है। व्याख्या देख लेते हैं। बीजों के निम्नलिखित मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है कैसे? जो प्रजनक बीज होते हैं, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। जो आधार बीज होते हैं, प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज के आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। आगे देखते हैं प्रमाणित बीज कौन से होते हैं। इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था? तो ये है इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्या देख लेते हैं, पता चल जाएगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जानकारी के सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दी गई किसी भी फसल के जोत क्षेत्र में निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वर्ष 1980-81 में गेहूं की कृषि जो है 22.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती रही है, जबकि वर्ष 2014-15 में इसका क्षेत्र बढ़कर 31.47 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया था। इस प्रकार चावल की कृषि जो है वर्ष 1980-81 में 40.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो घट बढ़ के साथ में 2014-15 में 44.11 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। आगे देखते हैं। वर्ष 1980-81 में दालों की कृषि जो है 22.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो विभिन्न वर्षों में कमी और वृद्धि के साथ 14-15 में 23.55 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। मोटे अनाजों की कृषि पर 1980-81 में देखें तो 41.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी। इसके क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में कमी बढ़ोतरी होती रही तथा वर्ष 2014 और 15 में क्या हुआ, 24.15 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर रह गई। मोटे अनाजों के क्षेत्र में देखा जाए तो 80-81 की तुलना में 14-15 तक गिरावट जरूर आई है, परंतु यह निरंतरता नहीं रही। इसके बीच वर्षों में घटोतरी बढ़ोतरी होती रही है। अतः इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि विकल्प ई सही है। कुछ राज्य दिए हैं, उनकी फसलों के युग्म दिए हैं, ये देखना है। केरल जो है ट्रॉपियोका, तो ठीक है। महाराष्ट्र कपास, ठीक है। पश्चिम बंगाल इन्होंने महाराष्ट्र कपास नहीं, कपास के लिए होगा पश्चिम बंगाल। और पटसन पश्चिम बंगाल। गुजरात की मूंगफली, ठीक है। 1-4 ठीक है। तो देखिए जैसे 1-4 क्लियर पता है तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब यहाँ पे देखना है 2 या 3 सही। 3 पश्चिम बंगाल पटसन तो ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो इन्होंने 21-22 की जो समीक्षा के अनुसार बताया है, आर्थिक सर्वे 22-23 का प्रयोग किया है। तमिलनाडु ट्रैपियोका में प्रथम है, गुजरात कपास में प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल जूट और पटसन में प्रथम है, गुजरात मूंगफली में भी प्रथम है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये जो नया अभी अपडेटेड होगा 2023 और 24 वाला, प्लीज़ वहाँ से इसको जो है अपडेट कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं। उन्होंने पूछा आलू उत्तर प्रदेश, सुमेलित नहीं पूछा है, ध्यान रखना है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आलू उत्तर प्रदेश लिखा है, नारियल केरल लिखा है, केला महाराष्ट्र लिखा है, जबकि तंबाकू आंध्र प्रदेश लिखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र जो है शीर्ष नहीं है केले के लिए। आगे देखते हैं कि व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है। आलू का अग्रणी उत्पादक तो उत्तर प्रदेश पड़ा था, नारियल का अगली जो है अग्रणी वो केरल है, कर्नाटक नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है,
जो 21-22 के अनुसार देखें वो है। और इसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश तंबाकू का अग्रणी उत्पादक था, जबकि 19-20 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार केला के उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वो कहाँ? त्रिची में है ना। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार धानेतर शस्य का उत्पादन क्षेत्र है। तो इन्होंने चारों बोला है कि ये धानेतर के लिए है, यानी कि यहाँ भी धान, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी है ना, चारों जगह। उपयुक्त मानचित्र में धानेतर शस्य उत्पादन क्षेत्र चिन्ह 4 से निर्देशित है। यह क्षेत्र गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के क्षेत्र में गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विस्तृत कपास क्षेत्र को इंगित कर रहा है। तो ये धानेतर मतलब ये कपास को, धानेतर शस्य का उत्पादन यानी कपास को पूछ रहा है। ये मैंने नाम पहली बार सुना था, इसलिए मिस्टेक हुई। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का इसके उत्पादन यानी मिलियन टन में सही हास्यवान क्रम कौन सा है? तो ये चावल सबसे ज़्यादा, फिर गेहूँ, फिर मोटा अनाज पड़ा था हमने, फिर दालें आती हैं ना। तो डी ऑप्शन सही है। देख लीजिए एक बार हल्का फुल्का आंकड़ा, और नए आंकड़े से आप अपडेट भी कर लेंगे 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे से। चावल जो है 124 मिलियन टन, जबकि बाद में कितना हो गया 21-22 में? 130, 109 था, ये 106 रह गया, 51 था, ये 50 रह गया, 25 था, 27 हो गया। यानी 2 चीज़ें बढ़ी हैं और 2 चीज़ें कम हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आर्थिक सर्वे 22-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 21-22 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य बना हुआ है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा एवं पंजाब का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, माफ करिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे? तो ये तो आप लगा सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली गुजरात, मूंगफली के लिए तो सब जानते हैं गुजरात। देखिए यहाँ पे कपास का उत्पादन दिया, यहाँ अग्रणी देश दिया है। तो ये यहाँ पे देखिए 4 राज्य, 4 फसल दिए हैं उत्पादन और अग्रणी उत्पादक दिया है, 4 राज्य दिए हैं। तो ये जो है कपास जो है गुजरात लगा दिया, ठीक है। चना एमपी लगा दिया, दालों के लिए वो ठीक है। काली मिर्च को केरल लगा दिया और अनानास पश्चिम बंगाल लगा दिया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो कपास जो है गुजरात, चना महाराष्ट्र में प्रथम स्थान, काली मिर्च कर्नाटक, अनानास पश्चिम बंगाल। ये आप यहाँ पे 22 और 23 के सर्वे के अनुसार, या 23-24 का आ गया, इसके सर्वे के अनुसार आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आलू का हमने पढ़ा था, एमपी नहीं बल्कि यूपी है ना। तो ये बी जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सूची में सूची 1 सूची 2 दी गई है। चावल दिया है और गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, चना दिया है। इसमें लिखा है कि फसलनाशक जीव कौन सा है? तो हम इसकी सीधे व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों, फलों की हानि पहुंचाने वाला जीव है। इसी प्रकार घुंडी जो है मृतकुंड, चावल एवं शेष परोहवेदक स्लव गन्ना फसल की हानि पहुंचाने वाला, तथा गोलक स्लव चना की फसल को हानि पहुंचाने वाला। देखो गोल चना भी होता है, गोल ये भी होता है, तो इसको याद कर लिया। और चावल एवं शेष वेदक स्लभ जो है ये गन्ना की फसल को पहुंचाता है। थोड़ा सा शब्द बड़े टफ दिए हुए हैं। फसल का नाम दिया है, बीमारी का नाम दिया है, तो इसमें आपको
खैरा तो आपको पता है कि ये काहे में लगता है, खैरा रोग धान में लगता है, हमारे गांव में भी लग जाता है। गन्ना में रेड डॉट लग जाता है ना। और ये जो है अरहर में विल्ट लग जाता है, आलू में झुलसा रोग, है ना। तो ये डी का 1, यहाँ भी डी का 1 है। जबकि गन्ना का रेड डॉट, तो गन्ना में ये 2 हो गया ऑप्शन। आगे व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बीमारी का नाम क्या है, गन्ना में है रेड डॉट, रेड रॉट। रॉड से याद कर लीजिए, गन्ना रॉड जैसा होता है, तो रेड रॉट जो है गन्ना में है। धान में खैरा रोग सबको पता, गांव में लग जाता। अरहर यानी दाल में जो है उकठा या बिल्ट रोग लग जाता। आलू में झुलस जाता, झुलसा रोग। आलू को आग में झुलसा के खाइए, अच्छा लगेगा, है ना। तो झुलसा रोग आलू में होता है, ये मान लीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, फसल है उससे संबंधित बीमारी है। धान, बाजरा, मटर, चना पूछा है। धान हरित बाली रोग, तो धान में हरित बाली नहीं बल्कि हमने अभी खैरा रोग पढ़ा था, तो ये पहला ही गलत हो गया। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर है। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। हरित बाली बाजरे की बाली होती है ना, तो उसमें पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन त्रिपद कुल के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत सबसे बड़ा काहे का उत्पादक है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसकी व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। फाओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2021 में जो भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, ब्राज़ील पहला है। कहवा के उत्पादन में 9वां स्थान है, और प्रथम ब्राज़ील का है कहवा में, और द्वितीय वियतनाम का है। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। तिलहन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आगे देख लेते हैं, 11-12 के खाद्यान्नों की अनुमत क्या पूछा है कि काहे में भारत कितना उत्पादन किया है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए सीधे व्याख्या देख लेते हैं। ये ज़रूरी है कि इस समय हम अपडेट हो जाए किस चीज़ की कितनी उत्पादन है 23 और 24 के आर्थिक सर्वे के अनुसार। अगर आप कहेंगे तो हम वो भी बताने का कोशिश करेंगे, एक छोटे से वीडियो में बता देंगे कि किसका उत्पादन कितना हुआ है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान रहा है, तो ये गलत हो गया, विश्व में प्रथम नहीं है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान रहा है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। FAO के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल के विकल्प डी सही था। FAO में 21 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, साथ ही तंबाकू के निर्यात में इसका चौथा स्थान है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है, ये गलत हो गया। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, ये बात ठीक है। और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो ये बात भी ठीक है। 2-3 सही हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ये खरीफ की फसल है जूट एक खरीफ की फसल है, इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट जो है मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्य में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पटसन भारत की सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 10.3 मिलियन गांठ जूट एक मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.36 मिलियन गांठ जूट मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित हैं, तो कहाँ पे केंद्रित होंगे, यहाँ पे देखिए
पश्चिम बंगाल में केंद्रित होंगी। जब उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता तो उसके केंद्र भी वहीं लगेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सबसे उपयुक्त है? धान और जूट, उसको पानी चाहिए, है ना। तो गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अभी हमने देखा था, इसकी व्याख्या नहीं देखते क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था। इस पर दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरे पे बिहार है, तीसरे असम है। ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों में संबंधित है? तो रेशे वाली फसलों से कपास, जूट और सनाई संबंधित है। कपास, जूट, सनाई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में एवं जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, तो वर्ष भर जो है मक्का बोया जा सकता है। आगे देखते हैं, मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कुछ बिंदु दिए हुए हैं। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ये बात ठीक है। मक्का के निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए भी फीड स्टॉक हो सकता है, तो ये भी ठीक है। मक्का का प्रयोग से अल्कोहल ही पेय उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये तीनों ही ठीक हैं। हमने इसको पढ़ा भी था। आगे देखते हैं, मक्का की फसल पकने की अवधि है, तो ये 110 दिन। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। 90 से 150 दिन बताया था। विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों में इस फसल की परिपक्वता अवधि जो है 90 दिन से लेकर 150 दिन तक है। शीतकालीन मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां अधिक समय लेती हैं, जबकि वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजातियां कम समय लेती हैं। खरीफ की फसल कम समय लेती है, जबकि रबी के दौरान उगाई जाने वाली मक्का की फसल अधिक समय लेती है। उपयुक्त विश्लेषण के अनुसार यह कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो मक्का C4 पौधा है, हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम लगाना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उससे फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, है ना। तो सबसे आंध्रा, फिर आंध्रा के बाद जो है कर्नाटका, फिर राजस्थान और बिहार। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन काहे का है? तो हमने पढ़ा था, ये मक्का का है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न से किस राज्य में होता है? तो केसर जो है जम्मू कश्मीर, हमने पढ़ा था। सैफरॉन की खेती, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ पे? कश्मीर में। भारत की केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? स्पेन, ईरान, ग्रीस और इटली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1, सूची 2 दी गई है। इसमें फसलें दी हैं और कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ दी हैं, तो इनको मिलान करना है। जौ का मिलान करना है, चावल का मिलान करना है, मिलेट और चाय का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गर्म और इधर दिए गए भौगोलिक क्षेत्र तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा, ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा, गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। यहाँ पे देखिए इसका जो है जौ के लिए ठंडी और जलवायु मृदा, है ना। और यहाँ पे जबकि चावल के लिए तो आपने पता है तप्त और नम जलवायु वाली होनी चाहिए, यानी आर्द्रता होनी चाहिए। और तीसरा क्या दिया हुआ है? मिलेट, मिलेट के लिए तब तो शुष्क हो तब भी चल जाएगा ना, इसलिए तो क्या हो जाता है कि राजस्थान में बाजरा अच्छे से हो जाता है। चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता होनी चाहिए, है ना, ढाल वाली ज़मीन होनी चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जौ जो है ठंडी जलवायु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा चाहिए, तब भी हो जाएगी। चावल जो है तब तो नम जलवायु के लिए चाहिए। मिलेट जो है तब तो शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ हो तब भी चल जाएगा। लेकिन चाय जो है, चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाली क्षेत्र पे ही पाई जाएगी। यहाँ पे कपास के लिए टेम्परेचर और बारिश की बात की गई है। तो कपास जो है इसको 500 से 1000 mm वर्षा हो, 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर हो, कपास हो जाएगी। फ्लैक्स के लिए 1500 से 2000 mm वर्षा हो, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और ये चुकंदर जो है 500 से 600 mm, तापमान जो है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद जो पटसन है, माफ़ करिएगा, ये फ्लैक्स जो है
इसको ये चाहिए, पटसन को चाहिए 1500 से 2000 mm, है ना, ये आर्द्रता वाली फसल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते। कपास हेतु 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है औसत तापमान की जरूरत होती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो हमने देखा है प्याज की खेती इनमें से पौध का प्रतिरोपण की जाती है। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौधा तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण जिससे धान में किया जाता है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं जो है सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये विल्सन को दिया जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं सदी में भागीरथी घाटी के स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। तो ये चाय बोर्ड तो कोलकाता हो गया, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु हो गया। ये देखिए ये कोट्टायम होगा रबर बोर्ड, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर होगा, क्योंकि तंबाकू बोर्ड जो है आंध्रा में है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं तो हम स्पष्ट हो जाएंगे। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु हो गया, रबर बोर्ड कोट्टायम हो गया, चाय बोर्ड कोलकाता हो गया, तंबाकू बोर्ड गुंटूर हो गया। आगे देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है तो कौन सा है? द्वितीय स्थान था, लेकिन फिर भी इसको अपडेट कर लेंगे वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित में से किस विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो हमने पढ़ा था जो सिंधु है वो आम की बीज रहित प्रजाति है, या इसकी एकमात्र बीज रहित प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से उत्पन्न हुई है? तो वो कौन सी थी? नंबर बी आम्रपाली, है ना, उधर आम्रपाली दी हुई था। आम्रपाली किस्म भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो वो क्या है? अमरूद की। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ ने अमरूद की इस किस्म को विकसित किया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई है। आम की निम्न प्रजातियों में कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो ये कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दी गई आम की प्रजातियां दशहरी 1, चौसा और लंगड़ा निम्नलिखित में से फसल वाली प्रजातियां नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल प्रजाति वाली प्रजाति है, जबकि विकल्प दशहरी 1 दिया गया है। 51 दिया होता तो वो नियमित होती, लेकिन दशहरी 1 दिया है। आम की नियमित फसल वाली अन्य प्रजातियां कौन कौन से हैं? बेंगालोरा यानी तोतापुरी और नीलम, आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है। काहे की है कंचन? आंवला की, है ना। कंचन ने आंवला खाया। आंवला के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। गंगा बनारसी एक प्रजाति है। काहे की? तो यहाँ पे स्टार लगा है, इसलिए हम सीधे व्याख्या पढ़ लेते हैं। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम पर प्रजाति अमरूद की भी होती है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। इसलिए विकल्पों में फसलों में गंगा वाराणसी नाम की किसी प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ धान दी हैं और कुछ प्रजातियाँ दी हैं। कौन सा पूछा? सुमेलित नहीं है। तो धान गेहूं का शुष्क सम्राट, ये गलत है। तो हम पढ़ लेते हैं। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति, ना कि गेहूं के। इसका मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? शुष्क सम्राट। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में होता है केले का अधिकतम उत्पादन। गुजरात किन फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो बाजरे के उत्पादन में से है, मतलब बहुत सारी फसलों का उत्पादन लेकिन उत्पादक करता है, लेकिन बाजरे के लिए ये मुख्य है। आगे व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रश्न के अनुसार उपयुक्त फसलों में गुजरात बाजरा के मुख्य 3 अग्रणी उत्पादों में से एक है। 2021 के अनुसार देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश बाजरा के क्रमशः प्रथम और द्वितीय अग्रणी उत्पादक राज्य हैं।
तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः हरियाणा और गुजरात है। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ फसल दी है, उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। तो फसल जो है मूंगफली है। मूंगफली में हम मध्य प्रदेश, या तो वैसे तो गुजरात होता है लेकिन गुजरात दिया नहीं है तो उसके सेकेंडरी पे देखते हैं। और सरसों में राजस्थान, और सोयाबीन में यहाँ पे देखिए इन्होंने गलत दे रखा, मूंगफली आंध्रा में दिखाया ना इन्होंने, तो ये यहाँ पे मूंगफली आंध्रा हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगा एमपी, और फिर नारियल जो है वो केरल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएगा। मूंगफली यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात नहीं दिया है। सरसों राजस्थान दी है, सोयाबीन मध्य प्रदेश दी, नारियल केरल दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ फसल दी हैं और संबंधित राज्य दिए, इनसे संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जूट पश्चिम बंगाल है, चाय जो है असम हो गई, रबर केरल हो गई और गन्ना उत्तर प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं। जूट पश्चिम बंगाल हो गया, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। बोरलांग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपने पढ़ा था कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र को दिया जाता है नॉर्मन ई बोरलांग पुरस्कार। बोरलांग पुरस्कार किस विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे नॉर्मन ई बोरलांग के नाम पर दिया गया। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना जो है सबसे अच्छी किस्म है। आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। वर्ष 2005 में विकसित कुफरी चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों के लिए, कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धाड़ी रीत से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? केवल चावल, गेहूँ और दलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धाड़ी रीत से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन से बढ़ोतरी उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? चावल हैं, गेहूँ हैं, दलहन है। वर्तमान में बाजरा और चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो ये मोटे अनाज और चावल हैं, निर्वाह मूलक हैं। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है कहलाता है, तो प्रकंद कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो अनाज के दानों का ओट मील जो है अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। इसे सामान्यतः लोगों के भोजन या पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज यानी मंडुआ जिसको कोदो कहते हैं का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? तो जापान में किया जाता है। उत्तराखंड में उगाए जाने वाले अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात जापान को किया जाता है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेश में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद के बनाने में किया जाता है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सी फसल, माफ़ करिएगा, मूंगफली है, तिल है, बाजरा है। आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा है उपयुक्त में से मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। तो ये तीनों वर्षा आधारित फसल है। मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इस फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। अगर वर्षा हुई तो सिंचाई होगी, मतलब बोरिंग या नहर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया हो गया, मूंग हो गया, अरहर, दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया है। तो सभी का कर सकते हो। इनके पेड़ों को खिला सकते हो जो इनकी वो होती हैं तोड़ के, और मूंग की भी पेड़ खा सकते हैं, अरहर की भी पेड़ खाते हैं जानवर, है ना। लोबिया, मूंग, अरहर इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। इस हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग करने के 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, यानी कि उन्होंने अरहर को नहीं माना था क्योंकि इसके जो लकड़ियाँ होती थोड़ा मोटी हो जाती हैं। फिर भी इसके पत्ते खाते हैं जानवर। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध हैं जिनमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है?
तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत की आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ है? तो वो कौन है? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 2016 में वर्षों का सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? तो ये सिक्किम है। आगे देखते हैं, विशेषताएं। भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। ये हमारा गुजरात है। आगे बढ़ते व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात राज्य के उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपासी की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्वार यानी जो क्लस्टर बीन होता है का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है इन्होंने? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघाटियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सिल गैस से निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। तो इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। ये हमने क्या पढ़ा था? ये ग्वार है ना, क्लस्टर बीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है या इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ग्वार एक अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार का साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व भर में कुल ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद के महत्व साबित होने के साथ बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद का उपयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। कथन 1, कथन 2 कारण दिया है। कथन और कारण दिए हैं। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमने जस्ट पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये बात सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यहाँ कुल मछली उत्पादन 90% हिस्सा था अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता था। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया जितना अन्य तटीय प्रदेशों में हुआ है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार, माफ़ करिएगा ये थोड़ी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी दी है, वर्ष 2020-21 के कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व गुजरात हैं। आंध्र प्रदेश के ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। निम्नलिखित राज्यों में मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, केरल है और तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं, इनकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रश्नकाल में विकल्प सी अभिष्टुता था, जबकि हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के जारी आंकड़ों के अनुसार 19-20 में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन से थे? आंध्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा तथा तमिलनाडु थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सही नहीं है। तो कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये सही नहीं है। इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। व्याख्या देख लेते हैं। कपास की उत्कृष्टता का आधार इसके रेशों की लंबाई होती है। सर्वोत्तम कपास के रेशे लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व। बाकी यहाँ पे जो सही है वो देख लेते हैं। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। पूसा बासमती धान के लिए संतुलित उर्वरक खुराक NPK है, ठीक है। सेब का खाने वाला भाग मीसोकार्प है, वो भी ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं। यह किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर वेस्ट इंडीज में उगाई जाती है। मध्यम किस्म के कपास के रेशों की लंबाई कितनी? 3.75 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उत्पादन नील नदी की घाटी, मध्य एशियाई गणराज्यों
ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। छोटे रेशे वाले कपास के रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तथा इसके मुख्य उत्पादक देश भारत, ब्राज़ील हैं। सेब के खाने वाले भाग को मीसोकार्प सम्मिलित होता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। सेब का भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, ठीक है। अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जा सकती है, ये बात ठीक नहीं है। तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम CM विलियमसन ने नामित किया है, ये बात भी ठीक है। गेहूँ, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना सभी रबी के मौसम की फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में तथा कटाई अप्रैल मई में होती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोत्तम उत्पादन है, सही नहीं पूछा है। बिहार राज्य जो है लाख का उत्पादन में सर्वोच्च उत्पादक है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसके आगे पॉइंट देख लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादन है। इसमें स्टार लगा हुआ, इसलिए हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं। आगे अगला प्रश्न है, अतः ए और डी दोनों कथन सही नहीं है, अतः अभीष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रश्न का विकल्प ए उस स्थिति में सही है जब झारखंड बिहार का अंग था। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार लाख उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य झारखंड है। द्वितीय, तृतीय तो चतुर्थ स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। इन्हीं 4 राज्यों में भारत का 92% लाख उत्पादन होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है, तो अभीष्ट इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया जा सकता। UPPCS ने सही उत्तर डी को माना था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। डॉक्टर BP पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन है पहले नंबर पे। सोयाबीन के बीज से 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, यह बात भी ठीक है। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, तो अमन धान लगते ही हैं जून से जुलाई के, अभी जैसे लगाए गए हैं कुछ दिन पहले, तो धान जो है जून जुलाई में बोया जाता है और इस नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जबकि चावल उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल, 40% प्रोटीन होता है तथा डॉक्टर BP पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रथम महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है। दलहनी फसल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है वह है राजमा, पहला ऑप्शन। दूसरा है PBW 343 और DBW 17 गेहूँ की प्रजातियां हैं। तीसरा है धान की खैरा बीमारी को जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है UPAS 120 चने की एक प्रजाति है, इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए हम सीधे इसकी व्याख्या पर देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बहुत विस्तारित दी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। उपलब्ध प्रमाणों और स्रोतों के आधार पर विकल्प ए और डी दोनों को ही गलत साबित किया जा सकता है, अतः किसी एक विकल्प का अभीष्ट उत्तर के रूप में चयन नहीं किया जा सकता है। विकल्प एक ए दिया गया है, दलहनी फसल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती वह राजमा है। यह कहना गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग देखी गई है। आगे देखते हैं विकल्प डी में क्या दिया गया है। UPAS 120 चने की एक प्रजाति, इसका अंग्रेजी रूपांतरण इस प्रकार है, UPSC इज अ वैरायटी ऑफ ग्राम। तो इसके लिए UPAS 120 अरहर की एक प्रजाति है, ना कि चने की। भारत में मंत्रालय की वेबसाइट पर UPAS 120 को अरहर की शीघ्र बुआई वाली प्रजाति बताया गया है तथा इस फसल का विवरण इस प्रकार दिया गया है। समस्या यह है कि प्रश्न में रेड ग्राम को ग्राम चना नाम दे दिया गया है, इसी स्थिति के कारण विकल्प डी सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है डी को माना था, है ना। ग्राम की जगह रेड ग्राम की जगह ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आयोग ने अपने हिसाब से माना। कौन सा सही नहीं पूछा है। कौशल धान की एक प्रजाति है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। केरल राज्य नारियल के सर्वोच्च उत्पादक है। दलहनों पर अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, इसमें स्टार लगा है, इसलिए हम इसकी फिर व्याख्या देख लेते हैं। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की एक प्रजाति है। दलहनों की अधिकतम उत्पादन राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है, अतः दोनों विकल्प सही हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है डी को माना था। आगे देखते हैं, कुछ क्षेत्र दिए हैं उसके लिए उत्पादन वाले क्षेत्र दिए हैं।
किन्नौर जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? मेवात किसके लिए? कोरोमंडल किसके लिए? इसकी सीधे व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि इसमें से कोई नहीं लिखा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा स्पष्ट है कि युग में एक सुमेलित नहीं है। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल हैं। मेवात जिला हरियाणा में स्थित है। स्पष्ट है कि युग्म टू सुमेलित नहीं है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितने परसेंट है? लगभग 15%। इन्होंने व्याख्या दी है, लेकिन ये अपडेटेड व्याख्या नहीं, इसलिए हम अपडेट वाली व्याख्या पढ़ेंगे कि अब भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में कितना योगदान है। भारत सरकार के कृषि सहयोग किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021 यानी 2021 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित किन देशों में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, संतरा, आम, पपीता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधा। और इसके साथ साथ में हमें जो है ऑप्शन डी सही है। तो भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2021 हमें यहाँ पे 23 और 24 के अनुसार देख लेना है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत आम, केला, पपीता, नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ अपडेट हो लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी जो है ज्वार नकदी नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ खाद्य फसल दी हैं, तो खाद्यान्न फसलें ए में हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सब खाद्य फसलें हैं। गैर खाद्यान्न फसलें होती हैं जिनको नकदी फसल कहते हैं। तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों, रेशेदार कपास, जूट और मेस्ता। बागानी फसलें कौन है? जो चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है तथा अन्य में क्या क्या है? गन्ना, तंबाकू, आलू आदि हैं। आगे देखते हैं फसल और मौसम। तो फसल से संबंधित मौसम बताना है। इसमें फसल कौन सी है? सूरजमुखी जो है वो सभी मौसम में हो सकती है। और खरबूजा जो है जायद यानी गर्मी में। कपास जो है खरीफ की फसल है। अलसी जो है रबी की फसल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्याख्या देख लेते हैं। सूरजमुखी सभी मौसम में। खरबूजा देखिए हम लोग गर्मी में खाते हैं, पानी की कमी पूरा करता है। कपास जो है खरीफ की फसल है और अलसी जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित पद्धति में कौन सी पद्धति जंगल के संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम व शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो ये तीनों जो हैं महत्वपूर्ण है जल संरक्षण में। शून्य जुताई खेती करने के बाद वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों ही पद्धतियाँ कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। देखिए यहाँ सूची 1 सूची 2 दी है, तो फसल दिए हैं, इधर सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल लिखा है। चाय आपको पता है असम, गन्ना उत्तर प्रदेश हो गया, रबड़ केरल हो गया। ये PYQ था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका था, फिर से पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सोयाबीन आंध्र प्रदेश दिया, जबकि सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश देना चाहिए। जूट पश्चिम बंगाल ठीक है, कपास महाराष्ट्र ठीक है और मक्का उत्तर प्रदेश ठीक है। सोयाबीन मध्य प्रदेश ठीक है। आगे देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी फसल है? तो ये जो है अंगूर की फसल है। देखिए गेहूँ, फिर आगे कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, आगे खरपतवार दिया है, इधर फसल दी हुई है। तो धान में बथुआ नहीं, बल्कि हमने पढ़ा था धान में खैरा रोग लगता है। बथुआ एक वास्तविक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्रायः गेहूँ, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ भी पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरसों वरुणा, मटर रचना और अलसी नीलम और धान राधे। तो धान में राधे जो है चना की फसल है, देख लिया, राधे जो है चना की प्रजाति है। और अलसी नीलम, मटर रचना, सरसों वरुणा। हाँ देखो अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। तो कितने चक्र के हैं? ये सब 3 वर्षीय हैं।
गन्ना में पेड़ी वाली गन्ना को बात कर रहे हैं ये। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। नाबी एमजी है तो क्या है नाबी एमजी? गेहूँ की एक किस्म है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। यह रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला, नीला और बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नामी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, तो ये कौन है? 2,4D। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? मक्का नर मंजरी निकलना ठीक है। मूंगफली खूंटी बनना ठीक है। काबुली चना किल्ले निकलना ये ठीक नहीं है। तंबाकू शीश कर्तन ये ठीक है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। मक्का नर मंजरी निकलना ठीक है। मूंगफली खूंटी बनना ठीक है। तंबाकू शीश कर्तन ठीक है। जबकि काबुली चना किल्ले निकलना सुमेलित नहीं है। धान, गेहूँ, गन्ना आदि में किल्ले निकलना प्रक्रिया होती है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये 85% है। आप देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मेंथा ऑयल लगाया जाता है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 70% योगदान रहता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धान, सरसों, बाजरा, मूंगफली दिया है। इसमें रोग क्या क्या दिया है? तो धान में उकठा रोग दिया है। उकठा रोग नहीं, यहाँ पे खैरा रोग होता है। सरसों में सफ़ेद गिरुई ठीक है। बाजरा में कंडुआ और मूंगफली में टिका, ये दोनों ठीक है नीचे के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही पूछा है। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो ये बात ठीक है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, तो ये भी बात ठीक है। झूठ कंड फाल किस्मत जो स्मट है जौ में पाया जाने वाला है, तो झूठ कंड जो है धान में पाया जाता है, ना कि जौ में। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो चावल पश्चिम बंगाल ठीक है। गेहूँ उत्तर प्रदेश ठीक है। राई, सरसों राजस्थान ये ठीक नहीं है। देखते हैं राई में प्रथम स्थान किसका है? तो विकल्प प्रश्न के समय जो उत्तर सी सही था, लेकिन अगर सर्वे के अनुसार देखा था तो उत्तर डी सही माना था इन्होंने। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो ये केरल, आपको पता है। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश में अधीन कार्य करता है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा सचिवालय के रूप में कार्यरत है, ठीक है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया, तो तीसरा भी ठीक है। इसका ऑप्शन 2, 3 ठीक है, पहला गलत है। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास नहीं है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला आगे जो है हम पशुपालन पढ़ेंगे, तो इस पशुपालन को जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, तथा साथ ही अगर कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी सुझाव दें। देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं।